Good morning, students. Today's our topic is classification of economic activities on the basis of employment. Till now, we have divided economic activities on the basis of nature of activities. In that division, we divided the economic activities into three parts: primary activities, secondary activities and tertiary activities. उसके बाद हमने जो उनकी इंटरडिपेंडेंस थी उसको स्टडी किया था। उसके बाद हमने प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर को क्या किया था, कंपेयर किया था ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी। थ्रू दैट डिस्कशन वी कंक्लूड दैट प्राइमरी सेक्टर इज द largest employment providing sector of Indian economy, whereas the largest contribution in GDP comes from the tertiary sector. And after that we also come to know that primary sector is facing the problem of disguised unemployment. जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है उसमें क्या है, छिपी हुई बेरोजगारी है। ठीक है, तो उसको हमने क्या किया था, सॉर्ट आउट किया था। कैसे? बाय क्रिएटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन रूरल एंड अर्बन एरिया. So today's our topic is classification of economic activities on the basis of employment. आज हम सेकंड क्लासिफिकेशन करेंगे और आज जो हमारा क्लासिफिकेशन का बेस रहेगा वो रहेगा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट और कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो वर्कर्स होते हैं उनकी जो कंडीशंस होती है उसके बेस पे जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। इस पूरे टॉपिक में हम क्या करेंगे, इनको वन बाय वन स्टडी करेंगे। वी विल सी दैट व्हाट काइंड ऑफ कंडीशन आर फेस्ड बाय वर्कर्स इन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्किंग कंडीशंस कैसी होती हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्किंग कंडीशंस कैसी होती हैं। आफ्टर दिस डिस्कशन वी विल कम टू नो दैट विच सेक्टर इज बेटर इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। कौन सा सेक्टर जो है वो हमारा बेटर है। ठीक है, एक में वर्कर्स को क्या रहेगी, एडवांटेज रहेगी, एक को वर्कर्स में क्या रहेगी, डिसएडवांटेज रहेगी। तो जिस सेक्टर में डिसएडवांटेज रहेगी वहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि वर्कर्स आर फेसिंग दी प्रॉब्लम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो हमारा जो ये पूरा कोर है इस टॉपिक का वो ये रहेगा कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर या ऑर्गेनाइज सेक्टर जिसमें भी वर्कर्स को क्या आती है, प्रॉब्लम आती है, उनको हम एक्सप्लॉयटेशन से कैसे बचाएंगे। सो लेट अस स्टडी दैम वन बाय वन. So let us start with organized sector. These are the conditions of employment in the organized sector. First is the term of employment are regular. It means that the workers who work in organized sector, they have security of employment and the conditions और द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर. इसमें जो वर्कर्स काम करते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में उनमें क्या होता है, उनकी जो कंडीशंस होती हैं, उनकी जो एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस होती हैं वो रेगुलर होती हैं और उसमें किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता. सेकंड, फॉर्मल प्रोसीजर्स एंड प्रोसेसेस प्रैक्टिस्ड. इसमें जो गवर्नमेंट के द्वारा लॉ बनाए होते हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है. जैसे कितनी वेजेस मिलेंगी वर्कर्स को, उनके लिए हॉलीडे का क्या प्रोविज़न रहेगा, उनके जो हेल्थ या उनका जो एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हैं उसके लिए क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, प्रोविडेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा. ठीक है. थर्ड वन इज़ सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट की क्या होती है, सिक्योरिटी होती है. इट मीन्स दैट एम्प्लॉयर कैन नॉट आस्क देम टू लीव देयर जॉब एट एनी टाइम. इसका मतलब ये है जो उनका ऑनर होता है, मालिक होता है, वो उनको जब चाहे जॉब से नहीं निकाल सकता क्योंकि उनकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो क्या है, सिक्योर है. नेक्स्ट, रेगुलर वेजेस एंड फिक्स्ड वर्किंग आवर्स. काम करने के जो घंटे होते हैं वो फिक्स होते हैं. ऐसा नहीं होता 12 घंटे 14 घंटे 15 घंटे वर्कर्स को काम करना पड़ता है. जो आपका एक फैक्ट्री एक्ट होता है उसमें मिनिमम वेजेस होती है और मिनिमम वर्किंग आवर्स होते हैं. ठीक है. जो फिक्स्ड वर्किंग आवर्स लॉ में दिए हुए होते हैं उतने ही घंटे वर्कर्स को काम करना पड़ता है. अगर इससे ज़्यादा वो काम करते हैं तो उनको
क्या देना पड़ता है, डबल बेनिफिट देना पड़ता है, किसको, एम्प्लॉयर को। नेक्स्ट अदर बेनिफिट्स, पेड लीव। पेड लीव का मतलब क्या है, जैसे संडे होता है, ठीक है, संडे को जो भी गवर्नमेंट जॉब में होते हैं या जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस में काम करते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं, उसमें जो हम संडे को क्या होता है, हमारा हॉलीडे होता है। अगर संडे को हम नहीं भी जाते हैं ड्यूटी पे, तब भी हमें क्या मिलती है, उसकी सैलरी मिलती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेड हॉलीडे। पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडे, ये चीज रिलेटेड है, पीएफ, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी एटसेट्रा। दीज आर द एक्स्ट्रा बेनिफिट्स enjoyed by the workers in the organized sector. Okay, so let us see what benefits do they get from the owner or employer. Benefits from the employers. फर्स्ट बेनिफिट इज पेड लीव। अभी मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया था ना ऑर्गेनाइज सेक्टर के, तो उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे ही हम बेनिफिट को काउंट करते हैं जो किसको मिलते हैं, वर्कर्स को मिलते हैं। किसकी तरफ से, एम्प्लॉयर्स की तरफ से। एम्प्लॉयर्स मीन्स जो उनको जॉब देता है, ठीक है। तो फर्स्ट बेनिफिट इज पेड लीव। ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, इसके क्वेश्चंस बेटा कई तरह से आते हैं। ये भी पूछते हैं कि डिस्क्राइब द कंडीशंस ऑफ वर्कर्स who work in organized sector, या write any 5 points about the benefits which workers enjoy from the employers। ठीक है, तो हमें बस ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो फर्स्ट बेनिफिट इज पेड लीव। पेड लीव मैंने आपको बताया था, पेड लीव क्या होती है, जिस दिन हम काम नहीं करते हैं, ठीक है, और उसके बावजूद भी हमें क्या मिलती है, उसकी वेजेस मिलती है, सैलरी मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेड लीव। जैसे संडे होता है या जो गवर्नमेंट हॉलीडे होते हैं वो सभी क्या होते हैं, पेड लीव होते हैं, ठीक है। उस दिन जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स होते हैं वो काम नहीं करते हैं, बट इवन आफ्टर दैट दे आर पेड फॉर दैट। सेकेंड इज पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज। इन पेड लीव के अलावा बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट हॉलीडेज होते हैं जो गवर्नमेंट अपनी तरफ से डिक्लेयर करती है, ठीक है, और उस दौरान जब भी वर्कर्स काम नहीं करते हैं तो तब भी उनको उसकी सैलरी मिलती है। थर्ड वन इज प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड क्या होता है, गवर्नमेंट जो वर्कर्स ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उनकी ओल्ड एज की सिक्योरिटी के लिए क्या करती है, इस फंड को क्रिएट करती है। इसमें जो एम्प्लॉयर होता है इतना ही कंट्रीब्यूशन पैसे का उसकी तरफ से और होता है, इतना ही वर्कर्स की तरफ से होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी के अंडर में काम कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरी ओल्ड एज के लिए कोई पेंशन स्कीम है, तो उसमें मान लिया 2 या 3 हज़ार रुपये मेरी सैलरी से कट किए जाते हैं, तो इतने ही जो कंट्रीब्यूशन वो कौन देता है, एम्प्लॉयर देता है, ठीक है। यानी अगर मैं 2,500 या 3,000 रुपये क्या करता हूँ, डिडक्ट करवाता हूँ अपनी सैलरी से, तो जिस इंस्टीट्यूशन में मैं काम करता हूँ उतने ही जो कंट्रीब्यूशन है उसके एम्प्लॉयर की तरफ से क्या किया जाता है, कंट्रीब्यूट किया जाता है। एंड व्हेन आई गेट रिटायर्ड, और रिटायरमेंट के बाद भी अगर बीच में मुझे ज़रूरत है इस पैसे की, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, विड्रॉ कर सकता हूँ। ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी क्या होती है, जैसे हमारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं या जो वर्कर्स होते हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, उनको क्या है, उनकी कुछ लीव सैंक्शन होती है, उनको कुछ छुट्टियाँ मिलती हैं एक साल में। जैसे आपकी कैजुअल लीव होती हैं, सिक लीव होती हैं। कैजुअल लीव जैसे मान लिया कोई इंपॉर्टेंट वर्क है, सिक लीव जैसे मान लिया कोई जैसे हेल्थ प्रॉब्लम है, तो अगर वो हम अपनी लीव है सैंक्शन नहीं करवाते हैं तो उसके लिए हमें क्या मिलता है, अमाउंट मिलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेचुइटी। नेक्स्ट इज मेडिकल बेनिफिट्स। मेडिकल बेनिफिट्स क्या होते हैं, जैसे फैमिली में कोई भी मेंबर क्या होता है, बीमार होता है, और उसके ऊपर क्या मेडिकल जो एक्सपेंसेस होते हैं तो वो भी हमें किसकी तरफ से मिलते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से, या जिस इंस्टीट्यूशन में हम काम करते हैं उसकी तरफ से हमें मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज वर्कर्स गेट पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट। ये पुराने टाइम पे या 10-20 साल पहले क्या था, इम्प्लीमेंट था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, सिर्फ डिफेंस सर्विसेज को छोड़ के बाकी की पेंशन बंद कर दी गई है। बट इसके अलावा गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी तरफ से नई नई जो पेंशन स्कीम है उनको लॉन्च करती है, जिसमें वर्कर्स की सैलरी से क्या किया जाता है, कंट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। तो ये जो सभी बेनिफिट्स हैं, दीज आर एंजॉयड बाय दी वर्कर्स हु वर्क इन दी ऑर्गेनाइज सेक्टर। कौन कौन से हैं, पेड लीव है, पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज है, प्रोविडेंट फंड है, ग्रेचुइटी है, मेडिकल बेनिफिट्स हैं एंड पेंशन। अब हम डिस्कस करेंगे कंडीशंस ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज दैट इट इज आउटसाइड ऑफ कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट।
जो इससे पहले हमने डिस्कस किया किसको, ऑर्गेनाइज सेक्टर को। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, इट इज़ मैनेज एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, वो पूरी तरह से क्या होता है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है और सुपरविजन में होता है। सो दैट इज़ वाई दिस सेक्टर हैज़ टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट। ऑर्गेनाइज सेक्टर में सारे किसके रूल रेगुलेशन चलते हैं, गवर्नमेंट के चलते हैं। तो इसलिए क्या होता है, जो वर्कर की कंडीशन होती है वहाँ पे बेटर होती है, एंड दैट इज़ वाई दे गेट मैनी बेनिफिट्स, जो भी हम डिस्कस करके आए हैं। जैसे उनको क्या मिलता है, पेड लीव मिलती हैं, जो सैलरी है ड्यूरिंग हॉलीडेज दे ऑल्सो गेट दैट। उसके अलावा जो उनको मेडिकल अलाउंस मिलता है, आपका जो है आपका एजुकेशनल अलाउंस मिलता है, प्रोविडेंट फंड मिलता है, ग्रेजुइटी मिलती है। देयर आर मैनी बेनिफिट्स फ्रॉम दी ऑर्गेनाइज सेक्टर। बट जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इट इज़ आउटसाइड ऑफ कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के कंट्रोल से क्या होता है, बाहर होता है। यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई सुपरविजन, कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो मोस्ट प्रॉब्ली क्या होगा, जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है वहाँ पे एम्प्लॉयर ये कोशिश करेगा कि अपने बेनिफिट्स को क्या किया जाए, मैक्सिमम किया जाए, चाहे उसके लिए उसको क्या करना पड़े, वर्कर्स को एक्सप्लॉयट करना पड़े। तो यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट कंडीशंस हैं, किससे, ऑर्गेनाइज सेक्टर से। वहाँ पे क्या था, दैट सेक्टर इज विद इन द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, बट जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है इट इज़ आउटसाइड ऑफ कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। अब इसी से लिंक हमारा क्या है, सेकंड पॉइंट है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस आर नॉट फॉलोड सिंस दिस सेक्टर इज आउटसाइड ऑफ कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशंस आर मेड बाय द ओनर और द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर अपनी कन्वीनियंस के लिए जो रूल्स रेगुलेशन उसको क्या लगते हैं, बेटर लगते हैं, वो उनको फॉर्म करता है और इम्प्लीमेंट भी करता है। तो मैंने आपको बताया कि वो क्या करेगा, अपना मैक्सिमम बेनिफिट जनरेट करने की कोशिश करेगा। तो उसका सीधा इफेक्ट किसके ऊपर आएगा, वर्कर्स के ऊपर। उसी से हमारा नेक्स्ट पॉइंट लिंक है, लो एंड इररेगुलर वेजेस। जो वर्कर्स होते हैं उनकी वेजेस क्या होती है, काफ़ी लो होती है। इर्रेगुलर वेजेस मीन्स समटाइम दे गेट एम्प्लॉयमेंट एंड समटाइम दे डू नॉट गेट। जो उनके पास क्या होती है, सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं होती है। सिक्योरिटी क्यों नहीं होती है, क्योंकि गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर है। जो एम्प्लॉयर होता है ही और शी कैन आस्क देम एट एनी टाइम टू लीव दी जॉब। ओके, एंड नेक्स्ट इज नो प्रोविजन ऑफ पेड लीव एंड मेडिकल लीव। जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं, मैंने आपको बताया था, प्रोविडेंट फंड के, पेड लीव के, हॉलीडेज के, मेडिकल लीव के, ये कोई भी बेनिफिट जो वर्कर्स होते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो अब तक हमें थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि जो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें से बेटर कौन सा है। बेटर कौन सा है, जहाँ पे वर्किंग कंडीशंस बेटर हैं, और वर्किंग कंडीशन बेटर किसकी हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर की। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों में डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसके बीच में, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। फर्स्ट पॉइंट, ऑर्गेनाइज सेक्टर में द ऑर्गेनाइज सेक्टर्स कवर्स दोज एक्टिविटीज, दोज इंस्टीट्यूशंस और एंटरप्राइजेज वेयर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में हमारी वो एक्टिविटीज़ होती हैं, वो जॉब होती हैं जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस क्या होती हैं, बेटर होती हैं और रेगुलर होती हैं। Unorganized sector, the unorganized sector is characterized by small and scattered units which are largely outside the control of government। ये सबसे मेन चीज़ है, कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अब क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, इट इज़ विद इन द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। तो अगर गवर्नमेंट के कंट्रोल में है तो उसको क्या करना पड़ेगा, इट हैज़ टू फॉलो ऑल दी रूल्स एंड रेगुलेशन मेड बाय दी गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के जो रूल रेगुलेशन अगर फॉलो होंगे तो क्या होंगी, एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस भी रेगुलर होंगी और जो वर्किंग कंडीशंस है वो भी बेटर रहेंगी। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा किसके बेस पे है, कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है इट इज़ within the reach of government because it is managed and controlled by government। अगर गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं भी है, अगर गवर्नमेंट के अंडर वो रजिस्टर्ड है तो भी उसको गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। जबकि आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है इट इज़ आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर है, तो उसमें जो कंडीशंस होती हैं वो अच्छी नहीं होती हैं। सेकेंड पॉइंट, दे आर रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है,
दे फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड वेरियस लॉज सच एज द फैक्ट्रीज एक्ट। जितनी भी फैक्ट्री होती हैं उनमें वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड गवर्नमेंट क्या करती है, लॉ बनाती है। जैसे मिनिमम वेजेस क्या रहेंगी, जो वर्कर्स हैं उनकी अच्छी हेल्थ के लिए क्या क्या रूल रेगुलेशन रहेंगे, उनकी जो वेजेस है उसके अकॉर्डिंग कि भाई एक जो वर्कर्स काम करेगा उसको मिनिमम वेजेस कितनी मिलेगी, ग्रेजुएटी का क्या प्रोविज़न होगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो रूल रेगुलेशन है ये कौन बनाता है, गवर्नमेंट बनाती है। कहाँ पे बनाती है, आपके किसमें, ऑर्गेनाइज सेक्टर में। क्योंकि ये, फिर मैं वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, ये क्योंकि ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर डज नॉट फॉलो एनी रूल्स एंड रेगुलेशन पास बाय दी गवर्नमेंट, क्योंकि इसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल है ही नहीं। ठीक है। थर्ड पॉइंट, वर्कर्स इन दी ऑर्गेनाइज सेक्टर्स आर पेड अकॉर्डिंग टू प्रेस्क्राइब्ड स्केल। हर एक जॉब के लिए क्या करती है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, गवर्नमेंट अपनी तरफ से पे स्केल यानी जो वेजेस हैं, सैलरी हैं, वो फिक्स करती है। एंड दैट सैलरी हैज़ टू बी पेड बाय द एम्प्लॉयर। दे ऑल्सो गेट पेमेंट इन टाइम ऑन रेगुलर बेसिस। ठीक है, इसमें जो सैलरी वगैरह है वो कोई डिले नहीं होती है, टाइम पे सैलरी मिलती है, और जो आपकी एम्प्लॉयमेंट होती है वो भी रेगुलर होती है। थर्ड पॉइंट, इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर मोस्ट ऑफ द जॉब्स आर लो पेड एंड ऑफन नॉट रेगुलर। जो वेजेस है वो भी क्या होती है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कम होती है। फोर्थ पॉइंट, दे गेट एनुअल इंक्रीमेंट एंड अदर अलाउंसेस सच एज प्रोविडेंट फंड। ये सब के बारे में आपको बता चुका हूँ। पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज, पेड लीव, ग्रेजुएटी, मेडिकल बेनिफिट्स, सेफ वर्किंग कंडीशंस। ठीक है, इसके बिल्कुल अपोजिट है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, देयर इज नो प्रोविजन फॉर ओवर टाइम। अब ओवर टाइम क्या होता है, ठीक है, सपोज अगर मैं काम करता हूँ कितनी देर के लिए, मेरे वर्किंग आवर्स कितने फिक्स किए हैं, 8 आवर्स, और अगर मैं 2 घंटे एक्स्ट्रा टाइम काम करता हूँ किसमें, ऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो मुझे क्या मिलती है, उसकी डबल सैलरी मिलती है। जबकि अगर मैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इससे ज़्यादा भी काम करूँगा तो मुझे कोई ओवर टाइम नहीं मिलेगा। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट, दे कैन फॉर्म ट्रेड यूनियंस। ट्रेड यूनियन बना सकते हैं कौन, ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स, अपने इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। अनऑर्गेनाइज सेक्टर दे कैन नॉट फॉर्म ट्रेड यूनियन, वो अपनी ट्रेड यूनियन नहीं बना सकते। तो अब तक के डिस्कशन से हमने कंक्लूड किया है कि जो वर्कर्स हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है किसमें, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो अब हम एक्सप्लॉयटेशन को स्टडी करेंगे।